बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि कल हमने केमिकल काइनेटिक्स का देखा था कि हमने फर्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट करना है वो केमिकल काइनेटिक्स है, और उसमें आपने जो है कोर्स कंटेंट्स भी देख लिए थे। 3 चैप्टर थे, उनमें से सबसे पहले हम केमिकल काइनेटिक्स वाले स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो कल जस्ट मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था। अब ये है कि कुछ स्टूडेंट जो हैं वो आज ऐड हुए हैं फर्स्ट टाइम, तो उनके लिए मैं जस्ट वैसे ही थोड़ा सा आपको रिवाइज कर देती हूँ ताकि आप लोगों के लिए भी जो है वो आसानी हो। ठीक है, तो हम केमिकल काइनेटिक्स के अंदर किस चीज़ को स्टडी कर रहे होते हैं, या केमिकल काइनेटिक्स किस चीज़ को डील कर रही होती है। एक्चुअली ये हमारे पास क्या है, ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद द रेट एंड मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब हमारे पास क्या है कि काइनेटिक्स जो है उसमें हम रेट ऑफ रिएक्शन को स्टडी कर रहे होते हैं और मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन को स्टडी कर रहे हैं। मीन कोई भी रिएक्शन हमारे पास कोई केमिकल प्रोसेस हो रहा होता है तो उसको किस स्पीड से मूव कर रहा है। ठीक है, उसमें कंसंट्रेशन किस तरह चेंज हो रही है, टाइम के साथ साथ कंसंट्रेशन में ज़्यादा चेंज आ रहा है या कम चेंज आ रहा है। ठीक है, तो ये उसका रेट होता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम स्टडी कर रहे होते हैं, या फिर हम उसका मैकेनिज्म स्टडी कर रहे होते हैं। मैकेनिज्म से मतलब ये है कि वो कितने स्टेप में कंप्लीट हो रहा है, क्या वो सिंगल स्टेप रिएक्शन है, डबल है, ट्रिपल है, या मल्टी स्टेप रिएक्शन है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, काइनेटिक्स के अंदर हम रेट ऑफ रिएक्शन को स्टडी कर रहे होते हैं, उसके साथ साथ मैकेनिज्म को स्टडी कर रहे होते हैं। अब मैकेनिज्म को जब हम स्टडी करते हैं तो वो जो है उसमें हम ये देख रहे होते हैं कि कितने स्टेप हैं, और ओवरऑल हम ये नहीं करते कि हर स्टेप के लिए जो है ओवरऑल उसको लिख रहे होते हैं। हर स्टेप को हमें फिर ये नहीं देखना होता कि इसमें 1 स्टेप है, 2 स्टेप है, या 3 स्टेप है, लेकिन जो ओवरऑल रिजल्ट आता है वो उसका नेट रिएक्शन होता है। मीन कि अगर कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहे हैं और वो प्रोडक्ट आगे यूटिलाइज्ड हो जाती है रिएक्शन के अंदर, तो फिर वो कैंसिल आउट होगी कि जैसी बनी वो आगे यूज भी होगी, तो नेट रिएक्शन में तो वो हमारे पास नहीं आएंगी ना। ठीक है, तो जब नेट रिएक्शन में वो नहीं आएंगी तो इसलिए हम क्या करते हैं, ओवरऑल रिएक्शन जो है वो मैकेनिज्म के अंदर लिख रहे होते हैं। और इसके साथ साथ हम काइनेटिक्स के अंदर किस चीज़ को स्टडी करते हैं, हम काइनेटिक्स के अंदर जो है कुछ फैक्टर्स होते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है किस चीज़ से चेंज हो सकता है। मीन कि हम टेम्परेचर चेंज करते हैं रिएक्शन का, तो क्या क्या हो सकता है हमारे पास कि रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो सकता है। इसी तरह प्रेशर चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो चेंज हो सकता है। और इसी तरह हमारे पास अगर हम रिएक्शन मीडियम की जो पीएच चेंज कर दें या लाइट इंटेंसिटी को चेंज कर दें, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है हमारे पास चेंज हो सकता है। स्टूडेंट, ये जो आप लोग लाइंस लगा रहे हैं ना, तो ये लाइंस मत लगाएं स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, ये सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो लाइंस लगाना शुरू कर दिए हैं, प्लीज़ इसको लाइंस को मत लगाएं, जस्ट लेक्चर को अटेंड करें और उसको समझें। तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स है, उसमें हम रेट ऑफ रिएक्शन को स्टडी करते हैं, उसके मैकेनिज्म को स्टडी करते हैं, और साथ साथ हम स्टडी करते हैं कि जो फैक्टर्स हैं जो कि रेट ऑफ रिएक्शन पे इफेक्ट कर रहे होते हैं, इनको स्टडी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स में आ जाती हैं। इसी तरह हमने कल देखा था कि रिएक्शंस को हम 3 टाइप्स में डिवाइड कर लेते हैं, या 3 क्लासेस में डिवाइड कर लेते हैं। कि कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो बड़े स्लो होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बड़े फास्ट होते हैं, और कुछ जो होंगे ऐसे होते हैं जो मॉडरेट रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट टाइप है हमारे पास वो क्या थी, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन था, जो कि कंप्लीट होते हैं एट वंस। मीन किसी भी इंस्टेंट में कंप्लीट हो गई, जिसको हम कहते हैं कि नैनो सेकेंड में कंप्लीट हो गया। बहुत फास्ट रिएक्शन है ये हमारे पास। ये कौन से मटेरियल्स के होते हैं, ये आयनिक कंपाउंड्स के रिएक्शंस होते हैं, क्योंकि आयनिक कंपाउंड में आयंस की फॉर्म में ये एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। मीन सोडियम पॉजिटिव आयन है, ये नेगेटिव आयन है, सिल्वर है, नाइट्रेट है। ठीक है, इसी तरह सोडियम जो है वो पॉजिटिव है, क्लोराइड क्या है, नेगेटिव। ये आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, इनके दरम्यान में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन तो होती है, लेकिन कोई कोवलेंट बॉन्ड नहीं बना होता, तो इसलिए ये बड़े फास्टली रिएक्शन कर जाते हैं। तो हमें जो है इसलिए हम इनको क्या कहते हैं कि ये इंस्टेंटेनियस रिएक्शन है, या फिर हमारे पास क्या है कि ये एट वंस कंप्लीट होते हैं। अब ये फास्ट रिएक्शन है, तो इनको डिटरमिन करना भी हमारे लिए क्या है कि हमें कोई एडवांस टेक्निक चाहिए होती है इनको स्टडी करने के लिए। ठीक,
अब हमारे पास कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो कि मॉडरेट रिएक्शंस होते हैं, जो कि नॉर्मल स्पीड पे होते हैं, जिसको हम लैब में परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, लैब में परफॉर्म कर रहे हैं तो हमारे पास क्या है कि जो नॉर्मल टेक्निक हम यूज़ करते हैं उनसे हम इनको इजीली मेजर कर सकते हैं, इनके रेट को निकाल सकते हैं। मीन टाइट्रेशन से निकाल लिया, यूवी विजिबल एब्जॉर्प्शन से निकाल लिया। मीन नॉर्मल जो टेक्निक है, एडवांस टेक्निक नहीं रिक्वायर्ड होती है इनके लिए। तो इसकी एग्जांपल दी जा रही है कि हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर है, या हमारे पास क्या होता है रिवर्सिबल डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड आ जाती है। इसी तरह हमारे पास क्या होते हैं, कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जो एक्सट्रीमली स्लो होते हैं। एक्सट्रीमली स्लो का मतलब क्या है कि ईयर्स में कंप्लीट हो रहे हैं या डेज के अंदर कंप्लीट हो रहे हैं। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन की एग्जांपल कल हमने देखी थी कि अगर आयरन को जंग लगना जिसे हम कहते हैं, ये नहीं है कि जैसे ही आप आयरन को बाहर रखते हो, लोहे को मॉइस्चर में रखते हो तो उसी टाइम जंग लग जाता है। मीन वो महीने बाद, 2 महीने बाद, साल के बाद जो है वो उसको जंग लगना शुरू हो जाता है। इसी तरह फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, वो भी जो है वो स्लोली जो है फिक्सेशन वाला प्रोसेस होता है। जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट वगैरह में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। तो ये स्लोली जो है इसको कन्वर्ट कर रहे होते हैं, तो इसलिए इनको हम ये क्या कहते हैं, ये हमारे पास क्या एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शंस है। ये तो था कल का जो हमने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देखा था। आज हम रिएक्शन रेट को देखते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। जैसा कि हमने पीछे कहा था कि ये एक्चुअली हमारे पास क्या स्पीड ऑफ रिएक्शन है या वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन होता है। तो मतलब कि चेंज इन कंसंट्रेशन जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि इतने मिनट के अंदर या इतने सेकंड में कितनी कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, वो हमारे पास क्या हो जाता है, वो रिएक्शन का रेट कहलाता है। ठीक है, अभी कंसंट्रेशन किसकी हो सकती है, या तो रिएक्टेंट की हो सकती है या फिर हमारे पास क्या हो सकती है, प्रोडक्ट की हो सकती है। ठीक है, तो हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। द रेट ऑफ अ रिएक्शन और अल्टरनेटिवली द स्पीड और वेलोसिटी ऑफ अ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ केमिकल चेंज टेकिंग प्लेस पर यूनिट टाइम, कि कितना केमिकल चेंज जो है वो टेक प्लेस हो रहा है पर यूनिट टाइम के लिहाज से। ठीक है, इन अ गिवन टाइम इंटरवल, के एक टाइम हमने बता दिया कि एक सेकंड में कितना कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है, कि कितना जो है वो चेंज आ रहा है। ठीक है, the rate of reaction may be defined as the change in concentration of any of the reactant or product per unit time. हम जो रेट है किसी भी वे से निकाल सकते हैं। मीन चाहे हम रिएक्टेंट को ले लें कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है, टाइम गुजरने के साथ साथ क्या होती है, डिक्रीज हो रही होती है। लेकिन जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होती है वो हमारे पास क्या है, टाइम गुजरने के साथ साथ इंक्रीज हो रही होती है। तो रेट तो दोनों के लिहाज से चेंज हो रहा होता है। हम किसी एक को स्पेसिफाई करके उसके लिहाज से रेट को निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं रेट की यूनिट क्या है। अब हम रेट किससे निकाले हैं, कंसंट्रेशन। ठीक है, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अब कंसंट्रेशन आपको पता है, जब भी हम कोई सॉल्यूशंस बनाते हैं तो कंसंट्रेशन जो है किस में लेते हैं, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर में ले रहे होते हैं। ठीक है, तो कंसंट्रेशन की यूनिट क्या आ गई, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। और टाइम को हम अगर हम सेकंड में ले रहे हैं नॉर्मली, ठीक है, जो नॉर्मल रिएक्शन है सेकंड में या मिनट में होंगे, जो स्लो होंगे वो डेज में, आवर्स में और ईयर्स में हो जाएंगे, और जो फास्ट रिएक्शन होते हैं वो नैनो सेकंड और फेम्टो सेकंड में होते हैं। लेकिन नॉर्मली हम सेकंड और मिनट में ले रहे होते हैं। ठीक है, तो इस टाइम का यूनिट क्या आ जाएंगे, सेकंड आ जाएंगे। अब इसका मतलब है रेट के यूनिट क्या होंगे, मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड बन जाएंगे। ठीक है, द रिएक्शन रेट हैज द यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम। हमारे पास क्या है, कंसंट्रेशन को हम डिवाइड करें टाइम के साथ तो ये हमें रेट के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। जनरली द कंसंट्रेशन इज एक्सप्रेस इन मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है, एंड द टाइम इन सेकंड। Thus, the unit for the reaction rate are mole per dm cube per second. सेकेंड के लिए जो सिंबल है वो एस आता है। समटाइम आप अगर कहीं से और से देखोगे तो वो SEC लिखा होता है, लेकिन एक्चुअल सिंबल जो है सेकेंड के लिए एस है, तो इसलिए माइनस एस आ जाएगा। अगर हमारे ये तो है हमारे पास सोल्यूशन फेज के अंदर, लिक्विड फेज के अंदर। ठीक है, लिक्विड में हम कंसंट्रेशन को ले रहे होते हैं मोल्स के लिहाज से। लेकिन अगर हमारे पास गैस फेज रिएक्शन है तो हम क्या कर सकते हैं, कंसंट्रेशन की बजाय हम प्रेशर की टर्म यूज कर लेते हैं। ठीक है, फॉर अ गैस फेज रिएक्शन द प्रेशर यूनिट आर यूज इन प्लेस ऑफ मोलर कंसंट्रेशन। अब हमने क्या देखा कि रिएक्शन का रेट क्या होता है, ये हमारे पास हम डिफाइन इसको कर सकते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम।
तो कंसंट्रेशन को अगर यूनिट देखें तो हमारे पास क्या होते हैं, मोल पर क्यूबिक सेंटीमीटर डेसीमीटर होते हैं, और टाइम का नॉर्मली सेकंड होता है। लेकिन अगर हम टाइम को देख लें, अगर मिनट्स में है, आवर्स में है, या डेज में है, या ईयर्स में है, ठीक है, टाइम किसी भी हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि 1 मिनट में कितना चेंज आया, 10 मिनट में कितना चेंज आया कंसंट्रेशन में, एक दिन में कंसंट्रेशन में कितना चेंज आ रहा है, तो वो टाइम हम स्पेसिफाई करते हैं। तो उसी के लिहाज से इसके रेट के यूनिट भी चेंज हो सकते हैं। अब इसी तरह हमारे पास क्या है कि यूनिट कैसे लिखे जाएंगे, पर सेकंड आ जाएगा अगर सेकंड में ले रहे हैं, तो यहाँ पर पर मिनट आ सकता है, पर आवर आ सकता है, पर ईयर्स आ सकता है, डिपेंड कर रहा है कि हम टाइम कौन सा ले रहे होते हैं। Therefore, the unit of fraction may be mole per dm cube per minute हो सकता है, मोल पर डीएम क्यूब पर और हो सकता है, मोल पर डीएम क्यूब पर ईयर हो सकता है। ठीक है, आप लोगों को समझ आई कि हमारे पास क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद पर यूनिट टाइम। ठीक है, टाइम के लिए हम कोई भी यूनिट यूज कर सकते हैं जिसमें हम मेजर कर रहे हैं, और साथ साथ जो कंसंट्रेशन है उसको उसके चेंज को हम डिटरमिन कर रहे होते हैं। तो रेट की हमारे पास क्या है, दो टाइप्स होती हैं। फर्स्ट वन क्या है, एवरेज रेट है और इंस्टेंटेनियस रेट है। जैसा कि इनके नेम से आपको पता चला है कि एवरेज रेट मीन एवरेज हम नॉर्मली किसी चीज़ में लेते हैं, कैसे लेते हैं कि 2 पॉइंट का जो डिफरेंस होता है वो हमारे पास क्या होता है, एवरेज है। ठीक है, अब हम क्या करें कि रेट का भी एवरेज ले रहे हैं। ठीक है, रेट का भी एवरेज ले लें तो वो क्या बन जाएगा, एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट है हमारे पास। जैसा कि इसके नेम से है कि ये हमारे पास किसी भी इंस्टेंट पे या किसी भी एक स्पेसिफिक टाइम के ऊपर अगर हम रेट ले रहे हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, इंस्टेंटेनियस रेट। हम इसको डिटेल में देख लेते हैं कि हमारे पास क्या होता है कि एवरेज रेट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, और साथ साथ जो है इंस्टेंटेनियस रेट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, और क्या कोई ऐसी कंडीशन है कि जिसके ऊपर ये दोनों रेट इक्वल हो जाए। ठीक है, हम ये भी देखेंगे कि क्या कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसके ऊपर ये दोनों रेट इक्वल हो जाए और हम रेट ऑफ रिएक्शन उस टाइम डिटरमिन कर लें। आपको पता है कि जैसे ही हमारे पास अगर हम किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं तो उसका अगर हम ग्राफ बना लें कंसंट्रेशन को और टाइम के साथ, तो क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट जो है वो उनकी अमाउंट जो होती है वो ज़्यादा होती है, और उनकी अमाउंट जो है वो ज़्यादा होती है। तो फिर जो है ना, विद द पैसेज ऑफ टाइम ये क्या हो जाता है, कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज हो रही होती है। तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा कि रिएक्टेंट है अगर हमारे पास, तो कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज हो रही है। लेकिन अगर उसके साथ ही जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पहले क्या होती है, जीरो हो रही है हमारे पास, तो जीरो से हम क्या है, टाइम गुजरने के साथ साथ जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब है कि रेट जो है हर टाइम के ऊपर क्या हो रहा होता है, डिफरेंट हो रहा होता है। ठीक है, अगर हम स्टार्ट पे देखें तो ये आपको नजर आ रहा है कि स्लोप जो है वो बहुत ज्यादा है, और स्टार्ट पे हमारे पास स्लोप ज़्यादा है, मीन रेट ऑफ फ्रैक्शन जो है एट द स्टार्ट ज़्यादा होता है। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है तो कंसंट्रेशन में चेंज जो है वो हमारे पास कम होता है। तो यहाँ पे क्या है, रेट ऑफ फ्रैक्शन क्या है, ज़्यादा है स्टार्ट पे, बिगनिंग पे ज़्यादा है, और इन दी एंड जो है हमारे पास क्या होता है, रेट ऑफ फ्रैक्शन कम हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज नेवर यूनिफॉर्म, कि ये हमेशा यूनिफॉर्म नहीं होता है, ये टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा होता है। सिंस ड्यूरिंग द प्रोग्रेस ऑफ अ रिएक्शन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कंटिन्यूसली डिक्रीज, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हमारे पास क्या हो रही होती है, कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही होती है, while those for the product the concentration of product is increase as the time increases। और उसके साथ साथ क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन भी स्टार्ट पे हमारे पास क्या होता है, ज़्यादा होता है, लेकिन टाइम गुजरने के साथ साथ हमारे पास जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिक्रीज हो रहा होता है। The rate measure for a time interval is only the average rate of that interval। कि किसी भी दो टाइम के दरमियान में हम ले लें कि हम स्पेसिफाई कर दें कि एक टाइम हमारे पास क्या है, T1 है, तो वहाँ पे उस टाइम कंसंट्रेशन क्या होगी, X1। ठीक है,
और दूसरा हमारे पास टाइम क्या है T2 और वहाँ पे हमारे पास कंसंट्रेशन क्या हो जाती है X2। अगर हम किस दो टाइम को स्पेसिफाई कर दें कि T1 से T2 पे जब टाइम आ रहा है तो वहाँ पे कंसंट्रेशन का जो चेंज आएगा तो हम उसको क्या कह सकते हैं कि फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन कर देते हैं तो क्या बन जाएगा X2 माइनस X1। ठीक है, और डिनोमिनेटर में हमारे पास टाइम का यूनिट है तो टाइम भी क्या होगा फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, तो ये हमारे पास क्या है T2 माइनस T1। तो इस तरह हम एवरेज रेट को कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसी भी दो पॉइंट के डिफरेंस ले लें, वहाँ पे टाइम का डिफरेंस एंड कंसंट्रेशन का डिफरेंस जो है वो हमें जो है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। The rate of a chemical reaction between two specific time interval is called the average rate of reaction। के जो chemical reaction है किसी भी दो specific time के दरमियान का जो difference है हमारे पास तो वो हमारे पास क्या होता है average rate of reaction कहलाता है। If we denote the amount of product formed, कि product को हम क्या ले रहे हैं x ले रहे हैं, x1 at time t1 है और x2 हमारे पास क्या है time t2, then the average rate will be x2 minus x1 divided by t2 minus t1, जिसका हम क्या कह सकते हैं डेल्टा x ओवर डेल्टा t। अब ये डेल्टा का जो सिंबल है ये यूज हो रही है हमारे पास लार्ज चेंज के लिए, लार्ज चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है उसके लिए हम यहाँ पे टर्म जो सिंबल यूज कर रहे हैं वो हमारे पास डेल्टा की है। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि हमने डी भी यूज करते हैं और डी किस टाइम पे यूज करते हैं, तो इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि यहाँ पे हमारे पास जो डेल्टा की टर्म है वो जरा लार्ज चेंज के लिए यूज हो रही होती है। ठीक है, ठीक, अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है कि सेकंड टर्म क्या थी इंस्टेंटेनियस रेट, कि किसी भी इंस्टेंट पे किसी भी एक स्पेसिफिक टाइम के ऊपर जो हम रेट डिटरमिन कर रहे होंगे वो हमारे पास क्या होता है ये इंस्टेंट रेट होता है। The rate of chemical reaction at a specific time is called instantaneous rate of reaction। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि किस कंडीशन के ऊपर जो है हमारे पास दोनों इक्वल हो सकते हैं। The rate and the average rate and instantaneous rate are equal for one instant in any time interval। ये किसी एक स्पेसिफिक टाइम के ऊपर ये जो है वो इक्वल हो सकते हैं, अदरवाइज जो है ये इक्वल नहीं होते हैं। बिगनिंग ऑफ रिएक्शन में क्या होता है कि इंस्टेंटेनियस रेट आर हायर देन द एवरेज रेट। अगर आप जस्ट इसी ग्राफ को देख लें तो यहाँ पे अगर एवरेज लोगे इन दो पॉइंट्स की तो वो कम होगी एज कम्पेयर टू अगर किसी भी पॉइंट के ऊपर जो है आप इंस्टेंटेनियस रेट को निकालेंगे। लेकिन जैसे जैसे टाइम जो है पास आउट होता रहता है तो क्या है इन द एंड हमारे पास क्या होता है the instantaneous rate is lower than the average rate। कि अगर आप इस पॉइंट के ऊपर इन पॉइंट्स के ऊपर इंस्टेंटेनियस रेट निकालो और जो है हमारे पास जो एवरेज रेट है उसकी वैल्यू निकालोगे तो आप देखोगे कि इंस्टेंटेनियस रेट की वैल्यू जो है हमारे पास कम बनती है लेकिन एवरेज रेट की वैल्यू हमारे पास ज़्यादा बनती है। अगर हम ऐसा कर लें कि टाइम का जो डिफरेंस है उसको ख़त्म करना है, ठीक है, वो टाइम का जो इंटरवल है अप्रोचेस टू जीरो हो जाए, कि जब टाइम इंटरवल क्या है बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, कि एक अगर हम कहें कि 0.1 सेकंड पे है, दूसरा अगर हम कहते हैं 0.2 सेकंड पे है, मीन बहुत स्मॉल जो है डिफरेंस है टाइम का, तो वहाँ पे हमारे पास क्या होता है हमें कंसंट्रेशन को डिटरमिन करना मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो एवरेज रेट है और इंस्टेंटेनियस रेट है वो दोनों इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये उसके लिए कंडीशन है कि जब टाइम जो है डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो होता है तो वहाँ पे हमारे पास एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट जो है वो दोनों इक्वल हो जाते हैं। The average rate become equal to the instantaneous rate when the time interval, जो लार्ज चेंज था हमारे पास, ये जो लास्ट चेंज था टाइम के अंदर, ठीक है, डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, उस टाइम हमारे पास क्या होता है वी कैन नॉट मेजर टू कंसंट्रेशन ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल ऑफ 0 सेकेंड, कि उनके दरम्यान में बहुत स्मॉल सा डिफरेंस है, ये बिल्कुल ख़त्म हो गया है, तो वहाँ पे हम टू कंसंट्रेशन को मेजर नहीं कर सकते। वी कैन से दैट द एवरेज रेट गेट क्लोजर
टू द इंस्टेंटेनियस रेट, के दोनों जो रेट है आपस में एक दूसरे के बहुत करीब आ गए हैं। और अगर टाइम इंटरवल इज इनफाइनाइटली स्मॉल, कि अगर ये बहुत कम है, ठीक है, दैट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, तो फिर हम क्या करते हैं कि ये स्मॉल चेंज, ये जो स्मॉल चेंज था हम यूज कर रहे होते हैं एज कंपेयर टू ये जो लार्ज चेंज के जो सिंबल हमने डेल्टा यूज की थी। डेल्टा जो है वो लार्ज चेंज के लिए होता है और जो डी यूज हो रहा होता है वो हमारे पास स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जब टाइम टी जो है वो जीरो को अप्रोच हो गया तो कंसंट्रेशन में भी बहुत स्मॉल चेंज आ रहा होगा, तो इसके लिए हम डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी की बजाय हम क्या करते हैं, डी एक्स ओवर डी टी को यूज कर लेते हैं। Thus, the rate of fraction is defined, कि अब हम रेट ऑफ फ्रैक्शन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है कि एक्चुअल में अब जो हम रेट को मेजर कर रहे होते हैं या हमने आगे रेट को मेजर करना है, कि जब हमने रेट को मेजर करना है तो वो एक्चुअल में हमारे पास इंस्टेंटेनियस रेट ही होता है। ठीक है, is defined as the instantaneous change in concentration of a reactant or product at a given moment of time। ये dx over dt बन जाता है क्योंकि हमारे पास जो है टाइम का डिफरेंस कम होता है तो दोनों रेट जो है इक्वल हो जाते हैं। तो ये तो था हमारे पास कि रेट ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है और क्या है, और हमारे पास एवरेज रेट क्या होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हम रेट इक्वेशंस को कैसे लिख सकते हैं। कि अब रेट इक्वेशन में हमारे पास क्या होती है, कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन क्या इफेक्ट कर रही है और वो किस तरह रेट के साथ रिलेट कर रही होती हैं, उसको जैसे हम डिटरमिन करते हैं। तो ये हमारे पास किस इक्वेशन के थ्रू हम डिटरमिन कर रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास रेट इक्वेशन है वहाँ। ठीक है, एंड एक्सप्रेशन विच शोज हाउ द रिएक्शन रेट इज रिलेटेड टू concentration is called the rate equation. Consider a general reaction A plus B goes to C and D। ये हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट है, और दूसरा हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट है। The rate at which the reaction proceed can be measured in term of rate at which one of the reactant disappear or one of the product form। कि अगर हमने ओवरऑल रेट निकालना है तो या तो हम रिएक्टेंट को ले लेते हैं या हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट को ले लेते हैं। तो रिएक्टेंट क्या है, कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहे होते हैं, चाहे हम ए को ले लें चाहे हम बी को ले लें, लेकिन प्रोडक्ट क्या है, वो इंक्रीज हो रहे होते हैं। तो रिएक्टेंट के लिए माइनस का साइन शो करते हैं और प्रोडक्ट के लिए प्लस का साइन शो कर रहे होते हैं। ठीक है, अभी क्या है, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये क्या हमारे पास, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एंड नेक्स्ट क्या है, हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं ओवरऑल रेट के इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अब ये ब्रैकेट में जो हमने ए और बी और सी लिखा हुआ है, तो ब्रैकेट मीन्स कि ये हम कंसंट्रेशन की टर्म ले रहे हैं। ठीक है, और कंसंट्रेशन हमने पीछे देख लिया कि हम कैसे लेते हैं, मोल्स पर डीएम क्यूब के अंदर कंसंट्रेशन ले रहे होते हैं और टाइम हमारे पास सेकंड में आता है या मिनट में आ रहा होता है। और डी किस लिए कि इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज है कंसंट्रेशन के अंदर। ठीक है, नेगेटिव साइन हमें पास क्या आ रहा है कि नेगेटिव साइन जो है हमें बताता है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है वो डिक्रीज हो रही है और प्रोडक्ट क्या हो रही होती है, इंक्रीज होती है। ओके, अगर हमारे पास सबकी देखें वहां पे नंबर ऑफ मोल चेंज नहीं थे, दो ए भी 1 मोल था, बी भी 1 मोल था और सी और डी भी 1 मोल थे, तो फिर तो हम कोई भी कंसंट्रेशन ले लें, चाहे रिएक्टेंट ले लें चाहे प्रोडक्ट ले लें, तो उससे हम रेट ऑफ फ्रैक्शन डिटरमिन कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास ऐसा केस हो जाए कि जिसमें किसी एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है वो दूसरे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से डिफरेंट है, तो उसके लिए फिर हमें स्पेसिफाई करना पड़ता है कि हम किसके लिहाज से रेट लेंगे। ठीक है, जनरली तो हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी से भी ले सकते हैं, लेकिन हमारे पास अगर कंसंट्रेशन चेंज है तो वो हम इसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि हमने किसके साथ रेट लेना है। अब ये जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं इनको हम यहाँ कोफिशिएंट में लिख देते हैं।
ठीक है, ये डिनोमिनेटर में आ जाते हैं। जैसे नंबर ऑफ मोल ऑफ ए क्या है 1 है, तो 1 ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब नंबर ऑफ मोल ऑफ बी कितने हैं 2 है, तो 1/2 आ गया। और ये रिएक्टेंट है तो ये डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी आ गया। और जो प्रोडक्ट है हमारे पास वो क्या है सी, तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जो है वो सी इंक्रीज हो रही है। और ओवरऑल रिएक्शन में इसका क्या है 1/3 पार्टिसिपेंट है। तो हमारे पास क्या है कि अगर हम ओवरऑल रेट देखें कि यहाँ पे जो सी जो प्रोडक्ट है जो सी है हमारे पास वो क्या है 3 टाइम्स है एज कम्पेयर टू जितना हमारे पास रिएक्टेंट ए जो है वो यूटिलाइज हो रहा है। The formation of C is clearly 3 times the rate of disappearance of A, which is अब A और B का अगर देखें which is 1/2 the rate of disappearance of B, कि ये 1 टाइम है तो ये 2 टाइम है, तो हमारे पास क्या कह सकते हैं कि ये इसकी रेट ऑफ डिसअपेरेंस जो है वो हाफ है एज कम्पेयर टू दिस। अब इस सेक्शन के लिए अब जिसमें नंबर ऑफ मोल जो है वो डिफरेंट होते हैं तो क्या बन जाएगा कि 1/1, ठीक, जैसे हमने ये लिखा 1/1 है, 1/2 एंड 1/3। अब हम इसको सॉल्व करने के लिए ओवरऑल रेट निकालना है। ठीक है, ओवरऑल रेट तो हम किसी से निकाल सकते हैं, लेकिन हमारे पास क्या है कि ओवरऑल रेट इसको हम कैसे लिखते हैं dx/dt। ठीक है, dx/dt, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाती है। तो ये हमें बता रही है कि ओवरऑल रेट ए के लिहाज से कितना है, बी के लिहाज से कितना है और सी के लिहाज से कितना है। मीन कि हमारे पास अगर नंबर ऑफ मोल्स सेम हो तो हम किसी को भी ले सकते हैं, लेकिन अगर नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट के या प्रोडक्ट के डिफरेंट हों तो हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि हमने किसके लिहाज से रेट निकालना है। इसी तरह आपको एक एग्जांपल दी जा रही है कि 2 मोल ऑफ ए रिएक्ट करें 1 मोल ऑफ बी और ये प्रोड्यूस करें 1 मोल ऑफ ए टू बी। अब अगर प्रोडक्ट को देखें ये 1 मोल है, रिएक्टेंट जो है वो 2 मोल है और ये वाला हमारे पास क्या है 1 मोल है। तो यहाँ पे क्या है कि रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ ए इज ट्वाइस देन द रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ बी। ये 2 टाइम है और ये 1 टाइम है। इसी तरह अगर इसको कंपेयर करें द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए टू बी हमारे पास क्या 1 टाइम है और ये भी 2 टाइम है हमारे पास ए की कंसंट्रेशन। तो ओवरऑल रेट अगर हम प्रोडक्ट के लिहाज से देखें तो वहां पे क्या आ जाएगा कि ये हमारे पास क्या है 2 की कंसंट्रेशन जो है वो डबल है और 1 जो है वो हाफ जो है, यानी 2 से हाफ क्या हो जाएगी 1 बन। स्टूडेंट्स आपको स्क्रीन नजर आ रही है? नो मैम। नो मैम।